हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे उसको मतलब कि ओरिजिन कहाँ लेना है और कहाँ पे सेंटर ऑफ मास आता है, वो सब हमने डिस्कस किया। ठीक है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन सब के फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पहले तो वेलोसिटी, बाद में मोमेंटम, वेलोसिटी का सिंबल v, मोमेंटम का सिंबल p, एक्सेलरेशन का सिंबल a और फोर्स का सिंबल f। ठीक है, ऑन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं आपको कि सेंटर ऑफ मास RCM बार कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे। देखिए डेरिवेटिव लेते हैं। सो dt ऑफ, सॉरी मैंने डायरेक्टली VCM लिख दिया, dt ऑफ RCM बार इज इक्वल्स टू, देखिए ये M1 प्लस M2 ये तो कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, M1 इंटू dt ऑफ R1 बार प्लस M2 इंटू dt ऑफ R2 बार। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपको पता है dr बाई dt मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का या तो डिस्टेंस का एक बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इट विल गिव्स, वेलोसिटी। सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर देखिए r का डेरिवेटिव हमने एक बार लिया तो ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी VCM बार इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, M1। अभी dr1 बाई dt है तो मतलब कि ये V1 बार मिलेगा, M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। किसका हो गया फॉर्मूला बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3m। ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है 2v वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमें इन दोनों मास के cm की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें, वेरी सिंपल। पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो डायरेक्टली इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन हमें बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली mv प्लस, अच्छा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 3m, 3m इंटू 2v डिवाइडेड बाय m प्लस 3m। तो क्या आएगा mv, अभी 3 टू जा 6 तो 6mv प्लस mv तो कितना मिला हमें बच्चों 7mv डिवाइडेड बाय 3m प्लस m तो ये कितना हो गया 4m। तो ये कैंसिल हो गया एंड व्हाट इज द आंसर 7v बाई 4। ठीक है, लेकिन इसी केस में, ये पहला जो केस है उसी केस में अगर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, सोचो कि कुछ इस तरह, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास m है, वेलोसिटी v ऐसे ही है। लेकिन दूसरा जो है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी इस साइड पे है बच्चों 2v। तो कैसे सॉल्व करें, तो हमें ऐसे सॉल्व करना होगा
VCM, किसी एक को पॉजिटिव ले लो, चलो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, मतलब कि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो अब कैसे सॉल्व करें, देखिए, तो m इंटू वी माइनस 6mv डिवाइडेड बाय 4m। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आया आपको? ओके, अभी m m m तो कैंसिल हो गया, v माइनस 6v तो कितना हुआ, -5v/4। देखो, -5v/4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5v/4 इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m। ठीक है, देखो कभी कभार ऐसा भी दिया होता है कि देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m ले और उसकी वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में लूँ, और दूसरा मास जो है उसको, चलो मैं उसका मास 2m ले लेता हूँ और उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वेलोसिटी सोचो कि v/2 है। अब हमें अगर VCM फाइंड करना है तो कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल बच्चों, आप इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन लो और इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन लो। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले तो एक काम कीजिए, आपको VCM बार लिखना होगा। क्यों? दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट m1v1 बार प्लस m2v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी m1 v1 बार, देखिए v1 बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, v1 बार इज इक्वल्स टू vi कैप। क्यों? क्योंकि वो x डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए। और v2 बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा v/2 j cap. क्यों? Why? Because it is moving in the y direction. That's why. So v1 bar is equals to what I have to write. First of all, m1. m1 is equals to what? M. m1 is equals to only m. And here I will write mvi cap. Okay. Plus 2m into v/2 j cap divided by m plus 3m. Sorry, not 3m, m plus 2m। ओके, तो अब क्या करें, देखिए ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? अभी देखिए एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप डिवाइडेड बाय 3m। ओके, तो इन सब में से क्या कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ और v कॉमन निकला, तो हम ऐसा लिख सकते हैं v/3 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, देन v/3 अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि 1 मान लेना है। इधर भी हमें क्या मान लेना है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, अंडर रूट 2/3v। समझ में आया कि नहीं? देखो किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हो ऐसे फाइंड करना है। एंड एक चीज और है कि अगर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए हो फिर भी आपको ऐसे ही सब कुछ मालूम करना है। ठीक है, तो VCM का फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूं, हर बार आपको ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। VCM इज इक्वल्स टू m1v1 बार प्लस m2v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, p1 बार डायरेक्टली, देखो m2 v2 बार, तो ये मास इनटू वेलोसिटी हो गया, ये हो गया p2 बार डिवाइडेड बाय m टोटल।
अच्छा देखो, मैं एक चीज आपको बोल दूं कि ऊपर वाला जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये किसके लिए है? फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। ओके, तो इसका मतलब दो ही पार्टिकल है, तो अगर हमें टोटल मास मालूम करना है, एम टोटल, तो टोटल मास कितना होगा? देन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, लाइक दैट। ओके, और यहाँ पर हो गया VCM बार। अभी बच्चों में एम टोटल को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम सिर्फ एम ही लिखता हूँ, मतलब कि एम टोटल आ गया, इनटू VCM बार इज इक्वल्स टू क्या हुआ? P1 बार प्लस P2 बार। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी मास इंटू वेलोसिटी हो गया। अभी CM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ये तो पूरे सिस्टम को ही रिप्रेजेंट तो करता ही है, तो इसका मतलब ये टोटल सिस्टम का मास और टोटल सिस्टम की वेलोसिटी हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू P1 बार प्लस P2 बार। मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होगा? कोई भी पार्टिकल्स है उन सब का मोमेंटम का वेक्टर सम। ओके, सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, प्लीज इसको भूलना मत, क्या है? वेक्टर सम करना है। देखो ऐसा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, यहाँ पर देखो ये इस तरह जा रहा है, कितने मीटर? 3 मीटर पर सेकंड से, और जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। ठीक है, ओके, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है सोचिए 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पर कितना एंगल वो बोल रहा है? 37 डिग्री। ओके, और उस ऑब्जेक्ट का मास है 4 किलोग्राम। ओके, फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड PCM बार। कैसे फाइंड करेंगे? चलिए आपको करना है, तो PCM बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा? P1 बार प्लस P2 बार। वेरी सिंपल। अभी मास इंटू वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को हम x ही लेंगे, पहली वाली डायरेक्शन है उसको x ही लेंगे, तो उसका क्या है? 2 3 जा 6। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी, देखो ये 3 और ये 2, तो 2 3 जा 6 हो गया। और कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या लिख सकते हैं? 6 i प्लस। दूसरा, यहाँ पर देखिए ये जो 5 है इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों। ये कंपोनेंट ये हो गया, ये हो गया 5 cos 37, और ये हो गया 5 sin 37। अभी बच्चे sin 37 और cos 37 की वैल्यू कैसे निकाले? स्पेशल ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल, ये हो गया सोचो 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये एंगल कितना आएगा? 53 डिग्री, और ये कितना आएगा? 37। बच्चों 5 और 3 है और तो उधर 53 आएगा, ऐसा नहीं है। और बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो नंबर होंगे उतने आएगा, वरना यहाँ पर तो 54 आना चाहिए था ना। नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता, सिर्फ इतना मैं याद रखता हूँ 5 और 3 का इधर 53 है। आप ऐसा नहीं है कंपलसरी कि आप 5x 3x और 4x भी आप लिख सकते हो। अभी देखिए हमें क्या फाइंड करना है? 37 डिग्री वाला cos 37, तो यहाँ से cos 37 हमें कितना मिलेगा? cos 37 इज इक्वल्स टू 4/5, और sin 37 इज इक्वल्स टू sin 37 इज इक्वल्स टू 3/5। तो 5 cos 37 है, वो कौन सी डायरेक्शन में है बच्चा? देखिए वो x डायरेक्शन में है। और 5 sin 37 है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो y डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा? और कितना मास है बच्चों? 4, तो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा 20 cos 37 i कैप प्लस
20 sin 37 jk। ओके, वेरी गुड। अब कैसे करें? 6 i प्लस, अभी cos 37 की वैल्यू कितनी बच्चों? 4/5, तो 20 इंटू 4/5 किसमें? i कैप प्लस 20, अभी साइन 37 की वैल्यू कितनी? 3/5, तो यहाँ पर मैं 3/5 लिख दूँ। ओके, इंटू जे कैप। अब ये हो गया 5 4 20, इधर भी हो गया 5 4 20, ठीक है। सो नाउ 4 4 16, सो 6 i प्लस 16 i प्लस 12 j। अभी 6 प्लस 16 कितना हो गया? 22, तो 22 i प्लस 12 j, ये हो गया हमारा पीसीएम बार, ठीक है। ऐसे निकालते हैं बच्चों। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये आई कैप जे कैप नहीं, के कैप में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन गिवन। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? तो बच्चों हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया? मोमेंटम का भी फॉर्मूला निकाल लिया। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वेलोसिटी का m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक चीज याद रहे बच्चों आपको कि मैं आपको सिर्फ दो का सिखा रहा हूं, लेकिन ये कितने भी ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड है, ठीक है। कितने भी ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड है, ये आपको पता रहना चाहिए। अभी m1 v1 बार प्लस ऐसा है, तो इसको मैंने m टोटल लिख दिया था। देखो मैं m टोटल ऐसा इंटू वेलोसिटी ऑफ cm इज इक्वल्स टू, इधर क्या है? m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, चलिए। टेकिंग डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, तो अभी मास है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। अभी किसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों? वेलोसिटी का, ठीक है। यहां पर भी मास तो ऐसा ही, किसका डेरिवेटिव लेंगे? वेलोसिटी का प्लस m2 dt ऑफ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 4t करते हो आप, तो 4 को बाहर निकाल के dt ऑफ ऐसा करते हो कि नहीं? या तो सोचो कि 4t² है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ t², 4 को बाहर निकाल देते हो कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट चीज को आप बाहर निकालते हो। तो यहां पर भी हम अगर ऐसा करेंगे, देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ एम वी करते हैं तो उसमें मास कांस्टेंट है, तो मास को बाहर निकाल, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो dv बाई dt ऐसा ही करें। कई बार ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो। अच्छा, ऐसा कहाँ पे होता है बच्चों? रॉकेट प्रपोल्शन में क्या होता है? रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो जल जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसका मास कम होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज दैट? इफ यू टेक dv by dt, what you will get? You will get acceleration। क्या आपको मिलेगा? acceleration। तो इसका मतलब m इंटू ए बार इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1 बार प्लस m2 इंटू a2 बार। देखो इसको हम एक्सेलरेशन ऑफ cm बोलेंगे। अभी एक्सेलरेशन ऑफ cm का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिख सकते हैं कि नहीं? और ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला फॉर्मूला, उसमें से हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? फोर्स ऑन cm इज इक्वल्स टू f1 बार प्लस f2 बार। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So see here, mass of first object and acceleration of first object, so it will become force on the first object like that। And what this f1 bar plus f2 bar
सजेस्ट अस, ये क्या सजेस्ट करता है, एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ, दैट नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज नेट फोर्स ऑन सीएम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इसको एग्जांपल सॉल्व करने में ये बहुत काम आता है। नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज नेट फोर्स ऑन सीएम। जितना भी नेट फोर्स सिस्टम पे लगता है वही फोर्स क्या क्या होता है, सीएम पे लगता है। ठीक है, अगर एक दूसरा सेंटेंस में लिखने की ट्राई करो तो ऐसा भी आप बोल सकते हो, दैट नेट फोर्स on CM of system, net force on CM of system is vector sum of all the forces acting on system, all the forces acting on system। देखो एक बात यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, एक ऑब्जेक्ट है m, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन है a बार इस साइड पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है m जिसका एक्सेलरेशन भी a बार है। तो हमें अब फाइंड करने को बोला है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ cm, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ cm। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर जीरो आएगा, क्यों, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और आपने जो बोला वो सही है, एम ए माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए, सिंपल, वेरी सिंपल बच्चों, ए सी एम इज इक्वल्स टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन था, एक का नेगेटिव था। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अच्छा चलिए इसके ऊपर से मैं एक सम आपको बोलता हूँ कि एक बॉल है जिसका मास है m, दूसरा बॉल है जिसका मास है 2m। ये बॉल, जो पहला बॉल है वो फ्री फॉल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, और इसको थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ cm ऑफ गिवन सिस्टम। ओके, देखो इस ऑब्जेक्ट ने फ्री फॉल किया तो ये नीचे की ओर जा रहा है, और इसने ये ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छी तरीके से सबसे पहले तो इतना तो आपको समझ में आ गया, एक नीचे की ओर जा रहा है और एक ऊपर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, क्या आंसर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ cm इज इक्वल्स टू mg माइनस mg अपॉन 2m इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों, सब टाइम पर ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो फैक्ट ध्यान में रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट देखो ये ग्राउंड है, इसीलिए तो वहां से तो अपवर्ड इसीलिए तो बोल सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो, डाउनवर्ड जा रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, उसकी अगर एक्सेलरेशन की बात करें, ये दोनों तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अगर ये m वाला ऑब्जेक्ट या 2m वाला ऑब्जेक्ट, इसके अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो उसके कांटेक्ट में अब सिर्फ कोई नहीं है, उस पर सिर्फ एक ही चीज फोर्स लगा रही है और वो है अर्थ, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो m है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कितना, g। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये 2m है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप सोचो ना, वो ऊपर जा रहा है, जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी, इट्स वेरी सिंपल,
it will get decreases. Means what? Acceleration is also in the downward direction for 2m. And how much acceleration is there? G. Okay, so acceleration for both is in the same direction. Therefore, if it is asked find out acceleration of Cm of this system, then you have to write like this: mg plus 2m into g divided by m plus 2m. So now if it is asked, okay, so m get cancelled out. So it is a 3g upon 3. So answer is a g. And in which direction is it? Downward direction. Got it? Sometime question may be asked like this also. There are three balls. Ball number 1, ball number 2 and ball number 3. Okay. Ball number 1 fall first, then after ball number 2 falls, and then after ball number 3 falls. Okay. And this ball falls at a t equal to 0 second. This ball start falling at t equal to 1, and this ball falls start falling at t equal to 2 second. Suppose like this. Okay. Find ACM at t equals to 4 second. ACM. Okay, so when they got fall at that time, they are not in contact with us. Okay, they are experiencing only one force, that is gravitational force. That's why acceleration of all this ball will be g. And suppose their mass is same. Suppose their mass is same. So what will be the answer? ACM. It is asked that find ACM at t equal to 4 seconds. That's why. See, at t equal to 4 seconds, you can say that they are not in contact with us. Why? Because at t equal to 2 seconds, the last ball is also get released. So what will be the first of all formula? M1A1 plus M2A2 plus M3A3 divided by M1 plus M2 plus M3. So now you have to put the value. So that is mg plus mg plus mg divided by 3m. And what will be the answer? G. Okay, see, whatever is the mass, if m, 2m and 3m, then also you will get same answer G. You can check it. Means what? Whenever it is asked to find out acceleration of system of any two balls, one ball is thrown upward, second ball is thrown downward, and third ball is thrown randomly anywhere. Okay, so what will be the acceleration of their cm? The acceleration will be equals to g. Sometime it is asked that what is the location of the cm. At that time, location of the cm, to find out the location of the cm, what is the formula for the location of the cm? The formula is m1r1 plus m2r2 plus m3r3 divided by m plus m, means I will write m1 plus m2 plus m3. So this r1, r2 and r3 are the distance. So now you have to think somewhat more that their distance will be somewhat different. ठीक है? क्यों क्यों डिफरेंट क्यों होंगे? समझ में आया आपको कुछ? क्यों? क्योंकि पहले बॉल को रिलीज किया गया था, ठीक है, फिर दूसरे बॉल को, फिर तीसरे बॉल को, पहले पहले बॉल को रिलीज किया गया, फिर दूसरे बॉल को। तो इसका मतलब क्या है कि जब पहला बॉल यहाँ आया होगा, this is ball number 1, at that time second ball is not with the first ball, ये second ball होगा और ये कौन होगा? थर्ड बॉल होगा। तो पहले बॉल के लिए ये क्या हुआ? ये हुआ R1, ये क्या हुआ? ये हुआ R2 और ये क्या हुआ? ये हुआ R3। अभी R1 कैसे कैलकुलेट करें? द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अभी R1 इज इक्वल्स टू कैसे सोल्व करें? अच्छा, मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया, सॉरी। R1 अगर हम सोल्व करना चाहे तो R1 initial velocity is a 0. Okay, and where and at which time we have to find out? See, at t equal to 4 seconds. So you can say that ball 1 is falling since 4 seconds. So you have to write like this: 0 into 4 plus half g into 4 square.
So that is the 16 by 2. So 8g, that is the R1. What about R2? See, R2 will be 0 into 3 plus half g into 3 square. Why? Because second ball is released after 1 second. You can check here. Is released after 1 second. So you can think like that. At t equal to 4, first ball was falling since 4 seconds, but second ball was falling since 3 seconds. वो 3 सेकंड से ही गिर रहा था और इसके लिए तो सिर्फ 2 सेकंड ही आएगा. समझ में आया ना आपको? जब गिरना शुरू किया वो टाइम इंटरवल अगर हम देखें तो पहले सेकंड ने गिरना शुरू किया वो टाइम इंटरवल 4 सेकंड का, दूसरे ने 3 सेकंड और तीसरे का सिर्फ 2 सेकंड. एंड 3 स्क्वायर 9, 9 by 2 you can say 4.5 g. And for the third one, 0 into 2 plus half g, 2 square, so 2 square 4 by 2, so 2g. So you have a R1, R2, R3, and easily you can replace that value in this formula and you will get the answer. Same you have to do for the velocity, but for acceleration you have to take care. Okay, so what we have discussed today, we have discussed the velocity, linear momentum, acceleration, force on the center of mass. Okay, and in the next session we are going to discuss more interesting points. Thank you and namaskar.